नमस्कार। आइए फिर से बात करते हैं तालिबान के बारे में। फिर से क्यों? फिर से इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बातें आप इसके बारे में टीवी पर, समाचारों में और न्यूज़ की जो डिबेट वाली सिस्टम आजकल आती है, उसकी बहसों में आप इसके बारे में कई बार सुन चुके हैं। और हम दोबारा से उसी के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मुद्दा था, वो ये था कि पाकिस्तान और भारत, तालिबान, अफ़गानिस्तान, इन सब के बीच जो ये संघर्ष जारी है या ये बदलाव हो चुका है, इसका नतीजा क्या होगा या फिर पूर्व पक्ष क्या था इसका। अगर हम लोग हिंदी पट्टी की बात करें तो हम लोग सबसे पहले ये गौर कर सकते हैं कि भारत की हिंदी पट्टी में और विशेषकर हिंदी बोलने वाले अखबारों को भी अगर आप देखेंगे तो भी आपका यह ध्यान जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लोग लगभग ना के बराबर बातचीत करते हैं। ना के बराबर बातचीत करने का उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर अखबारों के संपादकीय वगैरह भी आप उठा के देखेंगे तो जब तक कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा ना हो जाए, इस बारे में नहीं छपता। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ना के बराबर बातें होती हैं। इससे होता ये है कि जब कोई बड़ा मुद्दा होता है उस वक्त तो हमारा ध्यान एक बार इसकी ओर जाता है, लेकिन ज़्यादातर वक्त इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। तो अभी भी जब बहसें जारी हैं तो हम लोग ये बात तो कर रहे हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर फिर से कब्ज़ा जमा लिया। जैसे ही अमेरिका की फ़ौजें वापस गई तो ये हो गया। इससे पहले रूस की फ़ौजें गई थीं तो ऐसा हो चुका था। मगर इन सब के बीच हम लोग ये बात नहीं करते कि भारत पे इसका असर क्या होगा या भारत इन चीज़ों के लिए कितना तैयार था। तो अगर हम लोग इस तैयारी की बात करें तो हम लोगों को चलना होगा थोड़ा सा पीछे पीछे यानी करीब करीब 2013 में। 2013 में भारत ने अब्दुल सलाम लतीफ़ नाम के एक व्यक्ति को वीज़ा दिया था और ये वीज़ा उन्हें एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मिला था। अब सवाल है कि ये अब्दुल सलाम ज़ईफ़ थे कौन? अब्दुल सलाम ज़ईफ़ तालिबान के राजदूत थे और पाकिस्तान में वो पोस्टेड रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। कब से? 2010 से भी पहले से। इनफैक्ट जो 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें अमेरिका को सौंप दिया था। इसकी वजह से ये पाकिस्तान से खासे नाराज़ रहने वाले तालिबानियों में से एक हैं। इन्होंने बाद में अपनी एक किताब लिखी थी। किताब का नाम है माई लाइफ विथ तालिबान। ये 2010 में प्रकाशित हुई थी। 2010 में भारत में प्रकाशित हुई थी। 2010 में सरकार किसकी थी ये कहने की या याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और किताबों को बैन करने के लिए जो लोग इतने अच्छी तरह से जाने जाते हों, खास करके कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने किताबें अपने शुरुआत के दौर से लगातार प्रतिबंधित की हैं और उन्होंने इस किताब को प्रतिबंधित नहीं किया था, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही थी। तो 2010 में इन्होंने जो किताब लिखी थी माई लाइफ विद तालिबान, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये किताब जो है इसकी प्रस्तावना यूएस के स्पेशल एनवॉय जो थे बर्नेट रूबिन, उन्होंने लिखी है। तो बर्नेट रूबिन ने जब इसकी प्रस्तावना लिखी तो प्रस्तावना में वो एक हिस्से में लिखते हैं कि इस आदमी से मुझे दुश्मनी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये मैं तय नहीं कर पा रहा। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अगर आप अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की तरफ से अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो बताते हैं कि कैसे एक अफ़गानी जो होता है वो एक साथ कई ज़िंदगियाँ जी रहा होता है। वो अपनी कौम का एक हिस्सा होता है, वो जहाँ पैदा हुआ था उस जगह के लिए वो एक ज़रूरी हिस्सा होता है, उसके जिस्म, उसकी सोच का एक हिस्सा उसकी बिरादरी से आता है, उसके कबीले से आता है, मतलब परिवार के लोगों से उसका जुड़ाव होता है। यानी एक व्यक्ति कैसे कई लोगों में बटा हुआ होता है, इस बारे में भी वो बात करते हैं। और कई हिस्से ऐसे हैं जिसको पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप किसी एक नॉर्मल आदमी से बात कर रहे हैं जो परिस्थितियों की वजह से हथियार उठाए खड़ा है। तो थोड़ा अजीब लग सकता है आपको इसे पढ़ना, लेकिन चलिए हम लोग उन मुद्दों पर आते हैं जिन मुद्दों के ऊपर इस किताब की वजह से मेरा ध्यान गया। इस किताब में अब्दुल सलाम पाकिस्तान के बारे में जो लिखते हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान से वो खासे नाराज़ थे, जैसा कि बताया, एक तो उनकी खुद की गिरफ्तारी की वजह से और दूसरा ये कि उनके कई साथियों को भी गिरफ्तार करके पाकिस्तान ने अपने जेलों में रखा और अमेरिका को सौंप दिया, जहां उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी फेस करना पड़ा। इतने ज़्यादा शोषण के
बाद अगर कोई आदमी पाकिस्तान से नाराज़ होता है तो कोई बहुत अनोखी बात नहीं लगती। पाकिस्तान को वो सांप जैसा दो ज़बान वाला बताते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के दो चेहरे हैं, ये दो ज़बानें बोलता है, ये दो विपरीत पक्षों से उनका दोस्त बनकर मिलता है और ये दोनों के साथ गद्दारी करता है। इतने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान से किस स्तर पर नाराज़ है। तो अब्दुल सलाम ज़ईफ़ 2013 में भारत आए थे और एक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें एक वीज़ा मिला था। अब सवाल ये है कि 9/11 के दौर से पाकिस्तान के लिए जो ये पाकिस्तान के प्रति जो इनकी नाराज़गी थी, इसके बारे में बाद में पाकिस्तान ने क्या किया या क्या सुधारने की कोशिश की, तो आप पाएंगे कि इसमें पाकिस्तान ने कुछ खास किया नहीं। इनकी नाराज़गी अभी तक उतनी ही कायम है जितनी उस वक्त हुआ करती थी 2010-2013 में। अब दूसरे नेता पर आते हैं। दूसरे नेता जो तालिबान के काफ़ी ज़्यादा मशहूर नेता हैं और भारत से उनके संबंध रहे हैं, ऐसे नेता हैं अब्दुल गनी बरादर। अब्दुल गनी बरादर के बारे में अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो थोड़ा सा हाथ पांव मारते ही आपको BBC की एक रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट अभी मेरे सामने खुली हुई है। इसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जैसा बना हुआ है, इसमें जो अमीर अल मोमिनीन है, उनके ठीक नीचे राजनैतिक उप प्रमुख के रूप में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आता है और इनके बारे में लिखा जाता है तालिबान के उप संस्थापक थे, दोहा के राजनैतिक कार्यालय के प्रमुख हैं। तो दोहा के राजनैतिक कार्यालय के प्रमुख होने का मतलब शायद आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्हें 2010 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी गौर करने लायक इसलिए थी क्योंकि ये हामिद करजई के करीबी माने जाते थे। इनकी हामिद करजई से लगातार बात होती थी। हामिद करजई उस वक्त अफगानिस्तान के प्रमुख थे, राष्ट्रपति थे और तालिबान का कोई नेता लगातार उनके संपर्क में था। ये बात हजम करना एक बार थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन राजनीति ऐसे ही चलती है। किसके किससे संबंध है, कौन किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, ये कई बार समझ पाना या तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब ये जो हामिद करजई से इनके संबंध थे, उसकी वजह से पाकिस्तान इनसे खासा नाराज रहता था। इसी वजह से पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इन्हें भी अमेरिका को सौंप दिया गया था या फिर अमेरिका को पूछताछ करने की इजाज़त मिल गई थी। तो ये भी पाकिस्तान से इस वजह से काफ़ी नाराज़ रहते हैं। जिस वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त हामिद करजई क्या कर रहे थे? उस वक्त हामिद करजई रूस को, ईरान को, भारत को और तालिबान को एक मंच पर लाना चाहते थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि इस वक्त तक भारत का निवेश काफ़ी ज़्यादा था अफगानिस्तान में। यहाँ तक कि जो अफगानिस्तान की संसद है वो भी भारत ने बनवाया, उसकी बिल्डिंग भी भारत ने बनवाई है और उस वक्त तक ये तैयार हो चुका था। तो 9/11 के हमलों के बाद जब गनी बरादर की गिरफ्तारी हुई तो इसका नतीजा जाहिर सी बात है उल्टा पड़ा। गनी बरादर और ज़्यादा नाराज़ हो गए पाकिस्तान से और इसने रूस, ईरान, भारत और तालिबान के साझा संबंधों में थोड़ी और नज़दीकी ला दी। बरादर को 2018 में छोड़ा था पाकिस्तान ने, मतलब काफ़ी लंबे समय तक गिरफ्तारी उनकी रही। 2018 में जैसे ही अब्दुल गनी बरादर को छोड़ा गया तो ये कतर भेज दिए गए, यानी दोहा में आप प्रमुख बना दिए गए उस टीम के जो कि बातचीत कर रही होती थी दूसरे देशों से। अब इनके लिए भारत से बातचीत करना ज़रूरी क्यों हो जाता था? इनके लिए भारत से बातचीत करना ज़रूरी इसलिए हो जाता था क्योंकि इससे पिछली सरकार के दौर में या इससे पहले के दौर में भारत ने हामिद करजई और तालिबान के खिलाफ लड़ने वालों का सैन्य समर्थन किया था। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं था, लेकिन नुकसान हो सके इसके लिए काफ़ी था। तो हामिद करजई जब जा रहे थे, जिस दौर में जब उनका दौर खत्म हो रहा था, उस वक्त उन्होंने ये जो संबंध थे तालिबान के साथ भारतीयों के, उन्हें शुरू कर दिया था। 2020 में देखें तो
अमेरिका भी भारत और तालिबान की बातचीत के पक्ष में आ चुका था। अमेरिका और भारत दोनों लोग इस बातचीत में रुचि इसलिए रखते थे क्योंकि 1989 में जब रूस की सेनाएं तालिबान से हटी थी, तो तालिबानी लड़ाकाओं के पास कोई आय का स्रोत नहीं बचा था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पैसे देता था उसके लिए वो बंदूक उठाकर लड़ते थे, और कश्मीर में ऐसे कई आतंकी आने शुरू हो गए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर से न बढ़े, इस कोशिश में भारत ने तालिबान और उसके जो पैसे के लिए लड़ने वाले लड़ाका होते थे उनको नियंत्रण में रखा जा सके, इस वजह से ये कोशिश शुरू कर दी थी, और कोशिश अच्छी खासी आगे बढ़ चुकी थी। इस कोशिश का अच्छा खासा नतीजा भी निकला। 2018 में मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधियों और तालिबान की बातचीत हो चुकी है। ये आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी कई जगहों पर थी, कई अखबारों में ये छपा था। अगर आप विदेशी अखबारों को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये किया गया है। पाकिस्तानियों को भारतीयों की तालिबानियों से नज़दीकी कुछ खास पसंद नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। उनके लिए ये कूटनीतिक विफलता का मामला होता है। इस वजह से वो लोग कई बार जो पाकिस्तान में आतंकी हमले होते हैं उनका इल्ज़ाम तालिबानियों पर, बल्कि भारत से समर्थन पाने वाले तालिबानियों पर डालते रहते हैं। आगे क्या होता है ये हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को